नमस्कार। ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। संविधान के भाग 3 का तीसरा पार्ट जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 22 तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए इसमें कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, 19, 20, 21, 22। कुछ बच्चे सिर्फ 19, 3, 22 यानी 3 समझ लेते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करना। इसमें 4 अनुच्छेद है, 19 भी है, 20 और 21, 22। इसके बारे में हमने संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही ध्यान रखिए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये सभी मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे मौलिक अधिकारों का बोन मैरो यानी बोन कहा गया है, रीढ़ कही गई है, रीढ़। तो अनुच्छेद 20, 19 और 21, 22 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19 जहां आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की बात करेंगे। वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 20, आपका कोई अपराध दोष सिद्ध हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है कि आपने अपराध किया है, तो आपको क्या संरक्षण मिलेगा। आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की चर्चा, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक भारत के जागरूक नागरिक के होने के नाते भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 20। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 19 पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19, तो 19 अनुच्छेद के 2 भाग हैं, एक अनुच्छेद 19(1) और एक अनुच्छेद 19 का 2 भाग। अनुच्छेद 19 का 1 भाग अपने नागरिकों को, ध्यान रखिए व्यक्तियों के लिए नहीं है, अनुच्छेद 19 सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो अनुच्छेद 19(1) में भारत के नागरिकों को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसके बारे में चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 19 का जो 2 भाग है, सब क्लास 2, उसमें राज्य को ये शक्तियां दिया है कि किन किन आधारों पर 19(1) में दी गई स्वतंत्रताओं पर राज्य रोक लगा सकता है। तो यूं ही समझिए कि अनुच्छेद 19 के 2 हाथ हैं। पहला हाथ है वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं जो दूसरा हाथ है अनुच्छेद 19(2) वह राज्य को एक शक्ति देता है कि किन किन आधारों पर 19(1) में दी गई स्वतंत्रताओं पर राज्य रोक लगा सकता है। चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले अनुच्छेद 19 का चर्चा करते हैं और इसी के साथ जोड़ जोड़ के हम अनुच्छेद 2 को बताते जाएंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 19(1) के भी आगे ध्यान दीजिए 6 भाग हैं। एक का, फिर इसी खा, गा, घा, इंगा, 6 समाप्त हो गया है, 6 है। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखिए इसके यानी 19(1) के भी 6 भाग हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19(1) का यह कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी एवं अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 19(1) का यह कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, ध्यान रखिए व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ नागरिकों के लिए वाक यानी स्पीच एवं अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। वे अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को किसी भी आधार में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ अभिव्यक्ति एक विस्तृत शब्द है। अभिव्यक्ति का अर्थ यह होता है कि विचारों को व्यक्त करने के आपके पास जितने भी साधन हैं आप उन सब से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, यानी आपका अगर कोई विचार है उसको व्यक्त करने, आप बोल के व्यक्त कर सकते हैं, आप मौन रह के व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने भाव भंगिमा से व्यक्त कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा पहनावा पहन सकते हैं जिससे आपके विचार व्यक्त हो सकते हैं। तो ये सभी अभिव्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अर्थात आप किसी नेता का अगर पुतला जला देते हैं तो ये आपकी अभिव्यक्ति है, यानी आपके विचार प्रकट हो गए कि उस नेता के लिए आपके अंदर क्या भावना है। तो ध्यान रखिए अभिव्यक्ति का अर्थ यह होता है कि आप अपने विचारों को जितने भी साधन है व्यक्त करने के, लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, बोल कर, पहनावे से, हाव भाव या भंगिमा से, किसी भी आधार से व्यक्त कर सकते हैं जितने मौजूद हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) का ये कहता है। अब विधिक निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। देखिए 19(1) में किसे किसे, अनुच्छेद 19(1) का में किसे किसे मूल अधिकार माना गया है, बाद के विधिक निर्णयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने किसे किसे माना उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ध्यान रखिए अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत ही
प्रेस की स्वतंत्रता। ये निर्णय बात है साकल प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 की। क्या 1962 के समय भारत सरकार एक ऐसा नियम लाती है जिसमें प्रेस को ये बंधन कर देती है कि आप अपने अखबारों का या न्यूज़पेपरों का मूल्य तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें पृष्ठों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसमें साकल प्रेस लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा और कहा कि ये हमारे अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि अगर हम मूल्य बढ़ा देंगे और पृष्ठ वही रखेंगे तो हमें दोहरी क्षति होगी। पहली ये कि लोग कम पढ़ेंगे मूल्य बढ़ने के कारण, दूसरी पेज कम होने के कारण हमारे पास कंटेंट कम रहेगा, तो दोहरी क्षति से बचाया जाए हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के का भाग है। दूसरा निर्णय आता है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। देखो, ये भी आपकी एक अभिव्यक्ति है, यानी आप अगर ध्वज फहरा देते हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लोग समझ ही जाएंगे कि आपके अंदर देशभक्ति है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ये निर्णय दिया गया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में। नवीन जिंदल कांग्रेस के एक बड़े नेता भी रहे। तो ये क्या किए थे कि अपने जितने भी इनके घर एवं फैक्ट्रियाँ थी वहाँ ध्वज फहरा दिए थे। तो इनके विपक्ष में यह है, सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट पहुँच गया कि ये हमारे ध्वज का अपमान है, लोग ऐसे निजी तौर पे मनमाने ढंग से इसे नहीं फहरा सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है 19(1) का के अंतर्गत। लोग अपनी भावनाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद जानने का अधिकार भी इसी के अंदर छिपा हुआ है। देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समझाया कि अगर आप किसी के अंदर किसी की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, मान लीजिए आज आप ही मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की अभिव्यक्ति करना चाह सकते हैं, यानी अपने विचार उनके बारे में प्रकट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि उनके बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। जब जानकारी होगी तभी आप उनके बारे में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा छिपा है जानने का अधिकार, अर्थात आपको जानने का भी अधिकार है। विज्ञापन की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी विज्ञापन होते हैं भी एक अभिव्यक्ति ही होती है। जितने भी ये वाणिज्यिक विज्ञापन होते हैं ये भी एक अभिव्यक्ति की ही साधन है। चुप रहने का भी अधिकार है और ये भी एक अभिव्यक्ति है 19(1) का के अंतर्गत, क्योंकि आप देखते हैं जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम चुप रहते हैं। चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति दर्शाता है राष्ट्रगान के प्रति, तो चुप रहना भी इसी के अंतर्गत है। विदेश जाने का भी अधिकार बताया था, इसके बारे में और अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। लेकिन अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है आपको, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं हड़ताल करें या कोई बंद करें तो ये मूल अधिकार नहीं है, इसमें आपके प्रति कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हड़ताल एवं बंद की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। दूसरा, राज्य 8 आधार हैं, आगे इन आधारों की चर्चा करेंगे। 8 आधारों पर राज्य चाहे तो अनुच्छेद 19(2) बताए थे कि अनुच्छेद 19(1) नागरिकों के बारे में है, वहीं अनुच्छेद 2 राज्य के बारे में है कि नागरिकों में क्या क्या बॉन्डिंग कर सकती है राज्य। तो अनुच्छेद 19(1) का में राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत, ठीक है, 8 आधारों पर रोक लगा सकती है। यह ध्यान रखना, ये का है। तो राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुच्छेद 19(1) का में युक्त निर्बंध लगा सकती है, जिनके आधार 8, यानी 8 आधारों पे राज्य चाहे तो आपको अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता को रोक सकती है। पहला, आप अगर ऐसा कोई अभिव्यक्ति करते हैं जो प्रभुता एवं अखंडता से को कम करती है, या राज्य की सुरक्षा से संबंधित है, या आप ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं जिससे विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध में गलत प्रभाव पड़ता है, या आप लॉ एंड ऑर्डर लोक व्यवस्था में हानि पहुंचाते हैं, शिष्टाचार एवं सदाचार का हनन करते हैं, आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, आप किसी का मानहानि करते हैं, या आप ऐसी कोई अभिव्यक्ति दे देते हैं जिससे किसी अपराध को उद्दीप्त हो जाते हैं, यानी वो अपराध की मात्रा बढ़ जाती है,
तो इन 8 आधारों में भारत सरकार आप पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन रोक लगा सकती है। बाकी अन्य किसी भी आधारों पर राज्य रोक नहीं लगा सकती विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इसके बाद अनुच्छेद 19(1) ख देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 ख आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19(1) ख आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से और निरायुध यानी बिना किसी हथियार के आप सभा भी कर सकते हैं, सम्मेलन भी कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 ठीक है, जो 2 का तीसरा भाग है, अनुच्छेद जो 3 है के तहत 2 आधारों पर आपके ऊपर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) जो ख है यानी शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 19(3) के तहत राज्य आप पर 2 आधारों पर, सिर्फ 2 आधारों पर रोक लगा सकती है। यदि आप कोई ऐसी सभा या सम्मेलन करते हैं जो प्रभुता एवं अखंडता को कम करती है या लोक व्यवस्था को भंग करती है, तो सरकार या राज्य आप पर अनुच्छेद 19(3) के तहत अनुच्छेद 19(1) ख में दी गई स्वतंत्रता को रोक सकती है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 का 1 का ग। इसमें कहा गया है कि नागरिकों को, जितने भी भारत के नागरिकों को हैं, उनको संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। रखिए, अनुच्छेद 19(1) ग के तहत आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है। आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, इसी के तहत पार्टी बनती हैं, यानी जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं इसी 19(1) ग के अधिकार के तहत बनती हैं। आप कोई सोसाइटी बना सकते हैं, कोई श्रमिक संघ बना सकते हैं, यानी कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) ग के तहत। लेकिन वही फिर अनुच्छेद 19(4) जो भाग है, अनुच्छेद 19(4) जो है वह यह कहता है कि अगर राज्य चाहे तो 3 आधारों पर आप पर रिस्ट्रिक्शन या रोक लगा सकती है। पहला आधार, आप अगर कोई ऐसा संगठन के हिस्सेदारी हैं या पार्टी के या श्रमिक संघ के जो प्रभुता एवं अखंडता को हानि करे, लोक व्यवस्था या सदाचार को, तो आप पर रोक लगाया जा सकता है। इसके बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19(1) घ। तो अनुच्छेद 19(1) घ भारत के समस्त नागरिकों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता है, संचरण मूव की। ठीक है, आपको पूरे भारतीय क्षेत्र में, ठीक है, मान लीजिए पूरा भारत है, इस पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अनुच्छेद 19(5) के तहत राज्य सिर्फ 2 आधारों पर आपको रोक सकती है कि आप उस क्षेत्र में न जाइए, अन्य किसी भी आधार में आपको नहीं रोक सकती। पहला आधार, अगर साधारण जनता के हित में कोई है और वहाँ आपको रोका जा रहा है तो आप नहीं जा सकते, या कोई ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के हितों में है, ऐसा लगता है कि आभास होता है कि अगर अन्य लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी संस्कृति में, उनके शिक्षा में या उनके पर्यावरण में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो राज्य एसटी के हितों के संरक्षण में आपको वहाँ जाने से रोक सकती है। तो भी ध्यान रखिए। इसके बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19(1) का उंगा नंबर जो है, यह कहता है कि भारतीय नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 का 1 का जो उंगा नंबर है, यह कहता है कि आप जितना भी भारत का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि जाएंगे तो आप वहाँ रहेंगे और रह के स्थायी या अस्थायी निवास बना सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन अनुच्छेद 19 जो 5 है, अनुच्छेद 19(5) के आधार पे अगर साधारण जनता के हित में कोई आवश्यक है या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो सरकार आपको या राज्य आपको रोक लगा सकती है कि आप वहाँ पर पूर्ण निवास नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, लास्ट है अनुच्छेद 19(1) का भाग है 6। च नहीं है, च ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 यहाँ थोड़ा चर्चा कर देते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का जो च था, ये आपको संपत्ति का अधिकार देता था, यानी आप अपनी संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण एवं व्ययन के लिए स्वतंत्र थे।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(4) को निरसित डिलीट कर दिया जाता है। तो अब इसकी चर्चा नहीं होगी। आगे देखते हैं 19(1)(6। तो अनुच्छेद 19(1)(6) ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वृत्ति, प्रोफेशन या उपजीविका या व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता है, यानी भारत के नागरिक भारत की राज्य क्षेत्र में कुछ भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन अनुच्छेद 19(6) के आधार पर 3 प्रकारों से राज्य आप पर निर्बंधन लगा सकती है, यानी रिस्ट्रिक्शन, रोक लगा सकती है। पहला, अगर साधारण जनता के हित में कोई आवश्यक है तो रोक लगा सकती है आपको सरकार किसी कारोबार या वृत्ति को करने से, या उसमें तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है तो सरकार रोक लगा सकती है। अथवा व्यापार या कारोबार को राज्य द्वारा राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः प्रवर्जन का बंधन कर सकते हैं। देखिए 3 आधारों में आपको राज्य रोक सकती है कि आप ये काम ना करिए। पहला आधार यह है कि अगर साधारण जनता के हित में है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पर जाके दारू का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो या धूम्रपान तो अलग हो गए, आप वहाँ पर दारू जाकर बेचते हैं, तो ये वहाँ के बच्चों के हित के गलत है, इसलिए सरकार इस आधार पे आपको रोक सका सकती है। या आपको कोई कार्य दिया जा रहा है, यानी कोई ऐसा कार्य है जिसमें तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, ठीक है, मान लीजिए कोई रेलवे इंजन ही बनाना है तो इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, तो अन्य व्यक्तियों को जो अज्ञान है, तकनीकी योग्य नहीं है, उनमें रोक लगाया जा सकता है कि ये काम आप नहीं करिए। दूसरा, अगर राज्य किसी काम को चाहती है कि ये काम सिर्फ मैं करूं या मेरे द्वारा स्थापित कोई निगम करे, तो इसमें भारत के नागरिकों को या तो पूर्ण रूप से या तो कुछ आंशिक रूप से रोक लगा सकती है कि आप इस काम को न करिए। इस केस को समझने के लिए आपको बताए थे 1948 का जो आया था भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश वाले केस में। तो इसके बाद कुछ वाद हुए इसमें, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला वाद हुआ था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004। देखिए 2004 में जब निर्णय आया था, लेकिन वर्डिक्ट पहले का था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ही हिस्से में था। तो जो ऋषिकेश महापालिका नगर निगम थी, उसके जो ऋषिकेश है वहाँ के परिसर के, यानी जो वहाँ पर मंदिर है उस परिसर के अंदर बहुत से लोग अंडा बेचते थे। तो वहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह वाद लेके गए कि ये साधारण जनता, यहाँ हमेशा साधारण जनता आती है, धार्मिक कार्यों के लिए आती है, तो ये जो अंडा बेचते हैं इनमें रोक लगाया जाए, क्योंकि इससे इसमें गलत प्रभाव पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में राज्य ने रोक लगा दी है कि आप वहाँ पर अंडा नहीं बेचेंगे, ये युक्त संगत है, वहाँ की साधारण जनता के हित को देखते हुए ये रीजनेबल है, यानी वो रोक लगाया गया है और सही रोक है, ठीक है। तो दूसरा ये आया। दूसरा केस है सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो सड़क होती है और सड़क के किनारे जो फुटपाथ होते हैं, फुटपाथ में जो व्यक्ति, भारत के नागरिक कोई भी अपना जो बिजनेस व्यापार करते हैं, वो व्यापार अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत मूल अधिकार है, अर्थात उनको वहाँ पर रोका नहीं जा सकता कि आप व्यापार मत करिए। तो आशा है कि आपको अनुच्छेद 19(1) के सभी भाग समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में आप एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) का जो का है हुए है आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 2 के द्वारा कुछ रोकें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 19 का जो खा है, 1 का खा, इसमें आपको यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी सम्मेलन या सभा में बनाकर उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं बिना किसी हथियारों के। लेकिन अनुच्छेद 19(3) के तहत इसमें भी कुछ रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद ग है, ग के तहत आप, ठीक है, ग के तहत आप कोई भी संघ बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, श्रमिक संघ बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी 4 के तहत 19(4) के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद
जो 19 का 1 का घ है, इसके तहत आप भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 19(5) के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के हित में आप यहाँ पर रोक लग सकती है। 19 का जो 1 का अंगा नंबर है, उसके तहत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं या वहाँ पर अस्थायी निवास भी आप बना सकते हैं। लेकिन 19(5) ही उसमें भी 2 आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अनुच्छेद 19(1) का चा निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) का 6 भारत में सभी नागरिकों को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन 19(6) के तहत उसमें भी रोक लगाई जा सकती है। 3 आधारों में आपका अनुच्छेद 19 पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कि आपको अगर कोई दोष लगाता है और वो दोष सिद्ध हो जाता है कि आपने कर दिया है, ये अपराध किया, तब भी आपको क्या क्या सुरक्षा मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करता है। इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 20 ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित है जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से संरक्षण है। अर्थात ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हैं जिनके ऊपर दोष अपराध करने का आरोप लग गया है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। और उनको 3 ये संरक्षण है, यानी 3 सुरक्षा प्राप्त है। ये है 20(1) के तहत, ये है 20(2) के तहत, और ये है 20(3) के तहत। तो देखिए पहला यह है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है आपको, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण है आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण है आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इनका क्या अर्थ है, पूरा अर्थ आगे आके समझते हैं, चलिए। तो देखिए अनुच्छेद 20(1) जो आपको कार्योत्तर विधियों से संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। अर्थात कोई व्यक्ति केवल, यहां से देख, अर्थात कोई व्यक्ति केवल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण करने पर ही दोष सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात यदि आप कोई अपराध करते हैं तो जिस समय आपने उसका को किया है, अगर उस समय वो अपराध की श्रेणी में है तो आपने अपराध किया है, अन्यथा आपने अपराध नहीं किया, ठीक है। यानी अगर आपने कोई काम किया जो मार्च के महीने में किया, मार्च 2021 में, उस समय अपराध नहीं था, और केस चलते चलते आज मई में आ गया और मई में पता चला कि सरकार ने इसको अपराध घोषित कर दिया, तो आप उस अपराध के दोषी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कि यह विधानमंडल को कार्योत्तर दांडिक विधि अथवा भूत लक्ष्य रेट्रोस्पेक्टिव बनाने से रोकता है। देखो 2 प्रकार के नियम होते हैं, पहले समझ लीजिए। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि अगर कोई नियम आज बना है तो आज के बाद लागू होगा, पीछे उससे कोई मतलब नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि कोई आज नियम बना है तो आज से आगे भी लागू होगा, पीछे भी ये लागू होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, एग्जामिनर आते हैं आपको वो वहाँ पर पकड़ लेते हैं आपको। तो यदि वहाँ पर आपको आपकी जिस दिन पेपर दे रहे थे सिर्फ उसी पेपर को कैंसिल कर दिया गया, उसकी कॉपी नहीं जांची गई, तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर आपको नकल करते हुए पकड़ा गया और ये कहा गया कि पीछे भी जो आप 4 पेपर दे चुके हैं इनको भी कैंसिल किया जाता है, आज का तो कैंसिल ही किया जाएगा, लेकिन पिछले जितने भी आप पेपर दे डाले थे उनको भी कैंसिल किया जाए, तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव, भूत लक्ष्य, पीछे से लगेगा, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव आज के आगे लगेगा। तो अनुच्छेद जो 20 है वो 20(1) ये कहता है कि विधानमंडल, यानी विधानमंडल का अर्थ है कि संसद यानी लोकसभा एवं विधानसभा, यानी जो भी विधि बनाएंगी भारत में वो सभी संस्थाएं कोई भी कार्योत्तर दांडिक विधि नहीं बनाएंगी, अर्थात कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएंगी वो दंड से संबंधित जो
कार्योत्तर हो, यानी कार्य के पीछे लगे, यानी भूतलक्षी विधि सरकार नहीं बना सकती। सरकार कोई भी अगर दांडिक विधि बनाना है, क्रिमिनल लॉज बनाना है, तो प्रॉस्पेक्टिव ही बनाएगी, यानी आज बनाएगी तो आज के आगे लागू होगा, पीछे लागू होने वाला कोई भी नियम नहीं बनाएगी। ये आपको सुरक्षा देता है, ठीक है। मतलब कि यदि आप 2019 में कोई अपराध करते हैं और उसका केस चलते चलते 21 तक आ जाता है और 20 में कोई नियम बन गया था कि ये तो अपराध है, इसमें आपको 10 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है, कारावास, यानी कारावास दिया गया, तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नियम आया था 2020 में, आपने अपराध किया था 2019 में, केस अभी चल रहा था 2021, इससे कोई मतलब नहीं। ये नियम कब बना? 2020 में, तो ये प्रॉस्पेक्टिव ही होगा, आगे ही लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि कोई ऐसा, यानी अतः कोई ऐसा काम जो उसे किए जाते समय निर्दोष है, पश्चातवर्ती भी द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरा यह भी नियम है, आपको यह भी सुरक्षा दी गई है कि यह नियम दंड की मात्रा में वृद्धि करने वाली विधि पर भी लागू होता है। अतः कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उस समय अपराध के लिए विधि दंड का भागी होगा, ना कि पश्चातवर्ती विधि द्वारा। मतलब आज आपने कोई अपराध किया और पता था कि आज जो आपने अपराध किया था इसके लिए आज ये नियम है कि आपको 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। बाद में वो केस चलता रहा, केस चल के आया 2 वर्ष बाद, और इसके पहले यानी इसके 2 महीने पहले सरकार ने ये नियम बना दिया कि इस काम को जो कोई करेगा उसको 10 वर्ष का कारावास एवं 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो अब बताइए आपको क्या होगा? तो आपको वही बता, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, अर्थात आपने उसको पहले काम किया था, ये तो बाद में आया, इसलिए आप जो पूर्व वाला दंड है उसी के भागीदार होंगे, नए दंड के भागीदार नहीं होंगे। यानी आप जिस दिन कोई अपराध करेंगे उस दिन क्या दंड लिखा है वही मिलेगा, बाद का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ध्यान देने की बात यह है कि यदि दंड को कम करने वाली कोई विधि है तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है, अर्थात कोई ऐसी विधि बन के आती है जो दंड को कम करे, अर्थात जब आपने काम किया था वो कुकृत्य किया था उस समय उसकी सजा थी 5 वर्ष और आपका केस चल रहा है, केस चलने के पहले ही संसद में नियम आ गए कि इसको अब करने की सजा है 3 साल, तो देखो कम हो गया, कम वाला रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। लेकिन कोई दंड बढ़ रहा है या कोई नया दंड फिर से बन रहा है उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ये आपको संरक्षा है 20(1) में। 20(2) के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण आपको देता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपर्डी, यानी आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, इसके लिए सुरक्षा देता है अनुच्छेद 20(2). लेकिन कैसे, किस रूप में, इसके भी पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। यदि अभियोजन के फलस्वरूप कोई दंड नहीं दिया गया तो अनुच्छेद 20(2) लागू नहीं होता। मतलब अगर आपको एक बार पूरा आपके ऊपर वो अभियोजन हो गया, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूटेड, इन केस लग के उसका पूरा प्रोसीजर हुआ और बाद में आपको दंड दे दिया गया, तो दोबारा आपको कहीं भी उस केस के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अभियोजन प्रोसिक्यूट हो गया है लेकिन कोई दंड नहीं दिया गया तो फिर ये सुरक्षा आपकी नहीं करेगा, उसमें आपको दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) तभी आपको सुरक्षा करेगा जब अभियोजन एवं दंड दोनों दे दिया गया, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है, यहाँ देखिए कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण, न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष कार्रवाई पर ही प्राप्त होता है, किसी विभागीय, अनुशासनिक या अन्य कार्रवाई पर नहीं। मतलब दोहरे दंड से संरक्षण आपको न्यायालय 2 बार नहीं देगी। मान लीजिए आप किसी विभाग की चोरी करते हैं, वहाँ आपकी पिटाई हो गई, ठीक है, वो पीट के पुलिस को दिए, पुलिस ने भी आपको पिटाई की, बाद में न्यायालय में आप गए तो ये तो कहेंगे नहीं कि मुझे तो पहले 2 बार दंड दिया गया है, अब आप नहीं दे सकते। तो नहीं, न्यायालय इसके बारे में संरक्षण नहीं देती, न्यायालय 2 बार नहीं देगी। आपको विभाग में क्या सजा दी गई, अनुशासन ने आपको क्या दिया, या अन्य कार्रवाई से कितना दंड मिला, उसके बारे में संरक्षा नहीं है। आपको सिर्फ संरक्षा तभी है जब न्यायालय एक बार या न्यायिक कोई अधिकरण, ट्रिब्यूनल है, वो आपको अगर एक बार सजा दे दिया है, दंड दे दिया है, तो वो दोबारा नहीं देगा। लेकिन इसमें विभागीय, अनुशासनिक, अन्य कार्रवाई शामिल नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 20(3) का चर्चा करते हैं।
आत्म अभिशंसन से संरक्षण करता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, यानी किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध कर डाला और वो अभियुक्त है, यानी उसके ऊपर प्रोसीजर चल रहा है इसका, तो उसको कोई भी जबरदस्ती यानी बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसके बारे में विटनेस दीजिए कि आपने काम किया था, यानी आपको अपने ही विरुद्ध विटनेस देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने को वंचित करता है। यदि आप स्वेच्छा से कोई साक्ष्य देना चाहते हैं तो ये मना नहीं, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई दबाव दे के नहीं ले सकते। ठीक है, और यह संरक्षण किसी अपराध के अभियुक्त को ही प्राप्त है, आम आदमी को नहीं। के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ वाद इसमें भी हुए, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक केस आया था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली एक बेंच बनाई गई। उसने 3-0 यानी सर्वसम्मत से यह निर्णय दिया कि आप किसी का नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफ या ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, अर्थात इसमें इनको सुरक्षा दी गई है, आप किसी की नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफी, ब्रेन प्रिंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिए कि 2002 में एक केस आया था मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपका जब डीएनए टेस्ट लिया जाता है या अंगूठा लिया जाता है तो ये जो है वो 20(3) का उल्लंघन नहीं है, अर्थात इनको ले सकती है राज, यानी आपका डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है या अंगूठा लिया जा सकता है पहचान के रूप में। इसमें आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाए। तो ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, इसका एक हम तो दूसरा पार्ट भी बनाते हैं, उसमें 21 और 22 की पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। तो आप 19-20 को अच्छे से समझ गए होंगे, आशा है। इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं जिसमें अनुच्छेद 21 और 22 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।